वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BEO 2024 की डिवाइस सीरीज़ में। डिवाइस सीरीज में देखिए, अब जो है हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइस सीरीज चलेगी कैसे। बहुत लोगों को डाउट है कि इसमें कोर्स हम कैसे कराएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे या प्रैक्टिस सेट से करवाएंगे। कुछ लोगों के कमेंट आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर ये जो आप BEO 2024 की तैयारी है आप किस तरीके से करवाओगे, मतलब सीरीज़ किस तरीके से चलेगी, ये उनका डाउट था। तो डाउट मैं आपका दूर कर देता हूँ। देखिए, इसमें जो है हम सब्जेक्ट तो कवर करेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि पेपर में सब्जेक्ट ही आएंगे। लेकिन सब्जेक्ट में जो हम कवर करने का जो हमारा तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। इसमें जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे वो टॉपिक के हिसाब से करेंगे, मतलब टॉपिक वाइज हम इसको लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट जो है हम, अब जैसे ज्योग्राफी में हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने ब्रह्मांड से पढ़ना शुरू किया और फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने पढ़ा, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा। उतना मेरे हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट आपको नहीं रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। मेरे अनुसार आपको इसमें क्या करना चाहिए, मेरे अनुसार आपको इसमें टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी चाहिए। आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को या जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन पे आप विशेष फोकस कर लो, है ना। और आप देखो कि UPPSC का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, उसके अनुसार अगर आप तैयारी करोगे तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छे अंकों की तैयारी कर पाओगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कराऊंगा और इन टॉपिक वाइज चीज़ों में आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी जो पेपर में आपको 100% दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा कि डिवाइस सीरीज में जो आपको एक वीडियो दिया जाएगा उसमें वो पूरा टॉपिक कवर किया जाए, जिससे आपको आसानी हो पढ़ाई करने में। ठीक है, आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कृषि पौधों की खोज का इतिहास। अगर आप UPPSC के पैटर्न को देखोगे तो आप ये पाओगे, चाहे ROARO हो या BEO हो या PCS हो, इन तीनों में ही अक्सर करके पौधों की जो मतलब पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो कहाँ से संबंध रखती हैं, ये अक्सर करके पेपर में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम जानेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करेंगे कॉफ़ी से। याद इसमें कितना रखना है, याद बस इतना रखना है कि ये कहाँ का है और इंडिया में से कौन लेकर के आया, बस दो ही चीज़ें याद रखनी है। कॉफ़ी मतलब फसल का नाम, किस देश से हम लेकर के आए हैं, और भारत में इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, बस। बाकी और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। कॉफ़ी की बात करेंगे भाई, देखिए कॉफ़ी जो है एबिसिनिया यानी पूर्वी अफ्रीका हाईलैंड में उत्पन्न एक पौधा है। तो कॉफ़ी कहाँ का पौधा है, अफ्रीका का पौधा है, बात खत्म। दूसरा, भारत में कौन लेकर के आया, तो भारत में इसको लेकर के आए बाबा बूदान। ठीक है, बाबा बूदान इसको कर्नाटका में लेकर के आए, उन्होंने इसकी कॉफ़ी शुरू की, इसीलिए कर्नाटका में बाबा बूदान की पहाड़ियाँ भी हैं, जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहले तो कॉफ़ी के लिए फेमस है, दूसरा वहाँ पे खनिज लौह अयस्क भी मिलता है। रबर की बात करेंगे तो रबर की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है भैया, देखिए चलिए रबर की अगर हम बात करें तो रबर की जो उत्पत्ति है ये हुई है अमेरिका के देश ब्राज़ील से, ध्यान रखना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील से हुई है और हेनरी विलियम इसे ब्राज़ील से अफ्रीका लेकर के, मतलब ब्राज़ील से इंडिया लेकर के आए, ध्यान रखना। हेनरी विलियम जो है इसके बीजों को ब्राज़ील से इंडिया लेकर के आए। ठीक, 1895 में लॉर्ड सैलिसबरी ने केरल में पेरियार नदी के तट पर इन पौधों को लगाया। चाय की बात करेंगे तो चाय की खोज चीन के सम्राट शॉन नोंग ने की थी यानी चीन की खोज है, चीन के सम्राट शॉन नोंग की खोज है चाय और इसका मूल पौधा दक्षिणी चीन के यूनान पठार में पाया गया था। भारत में चाय की खेती का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रुश को, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्रुश ने चाय की खेती इंडिया में शुरू करवाई। कपास की बात करेंगे तो कपास का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो भारतीय उपमहाद्वीप से ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, मेहरगढ़ से इसके प्राचीनतम चिन्ह मिलते हैं, लेकिन इसकी खोज का प्रमाण मैक्सिको की तिहुआकान घाटी से भी मिला है। ठीक है, इंडिया में हमेशा से इसका जो है खेती हो ही रही है, इंडस वैली में भी इसके चिन्ह मिले हैं। तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू पौधा है अफ्रीका का और भारत में से पुर्तगाली लेकर के आए, ध्यान रखना। मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली ब्राज़ील का पौधा है और भारत में इसकी खेती 16वीं शताब्दी में शुरू हुई। गन्ने का जन्म स्थल भारत में ही हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। और गन्ना जो है ये सरचम ऑफिसिनारम नामक बांस जैसी वनस्पतियों का वंशज है। ठीक है, याद रखना। आलू जो है, आलू पुर्तगाल से जो है भारत आया है और इसका जो मूल स्थान है वो है पेरू और बोलीविया।
मक्का की बात करेंगे तो मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, ध्यान रखना, अमेरिका की खोज है, मतलब अमेरिका का पौधा है मक्का, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसे भारत में लेकर के आई। काजू की बात करेंगे तो काजू जो है ब्राज़ील का पौधा है, और काजू को भारत में लेके आए पुर्तगाली। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। फलों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग, तो इसको आप चाहो तो एक बार रीडिंग इसकी मान लेना, ये देख लीजिए सारे के सारे रोग हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ आपको दे देगा रोग और पूछेगा किसकी कमी से होता है, तो ये मैं पूरा का पूरा आपको दे देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, एक लाइन में इसको पढ़ लेना, कोई पढ़ने में बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, देखिए अक्सर करके पेपर में पूछता है कि गाजर का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, प्याज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। देखिए तो अगर हम इसके आधार पर बात करेंगे, देखिए अगर जड़ की बात करें तो किन किन पौधों की जड़ खाई जाती है, तो देखो गाजर जड़ है, मूली जड़ है, चुकंदर जड़ है, और शलजम जड़ है। ध्यान रखना ये चारों के चारों क्या हैं, ये जड़ हैं। हम जो इनके जिस भाग का सेवन करते हैं, गाजर का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, जड़ का खाते हैं। आलू हो गया, अरबी हो गया, गांठ गोभी हो गया, और जिमीकंद हो गया, ये सब क्या है, ये सब तना है। तो आलू क्या है, तना है। पेपर में कई बार इस तरीके के सवाल आते हैं कि आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो ध्यान रखना आलू का जो हिस्सा खाया जाता है वो है तना, ठीक है। प्याज और लहसुन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्याज और लहसुन जो है इनमें खाया जाता है शल्ककंद, ध्यान रखना। फूल गोभी और ब्रोकली में खाया जाता है अपक्व पुष्प, अपक्व पुष्प। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, खीरा, लौकी, कद्दू, इन सब में क्या खाया जाता है, बेसिकली ये सब क्या है, तो इन सब में खाया जाता है फल। ध्यान रखना टमाटर क्या है, फल है, बैगन क्या है, फल है, भिंडी क्या है, फल है, ककड़ी क्या है, फल है, मिर्च क्या है, फल है, तरबूज खरबूज ये सब फल है, ठीक है। लोबिया और सेम की अगर बात करेंगे तो लोबिया और सेम क्या है, ये बीज हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है पशुओं में होने वाले रोग। अक्सर करके आप अगर देखोगे तो यूपीपीएससी का ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है कि अक्सर करके वो पशुओं में होने वाले रोग पूछ लेता है, क्योंकि जब आप अधिकारी बन जाओगे तो आपको हो सकता है इन्हीं क्षेत्रों में ही रहना पड़े, तो इनके बारे में सामान्य जानकारी जो है होनी चाहिए, इसीलिए पेपर में ये अक्सर करके पूछे जाते हैं। देखिए रोग का नाम है खुरपका और मुंह पका, ये भैंसों में होने वाला रोग है, बहुत ही जो है फेमस है, गांव के जितने भी लोग हैं सब इसको जानते हैं, ठीक है। ये वायरस की वजह से होता है, और ये जो रोग है ये सभी पालतू पशुओं में हो जाता है, गाय भैंस बकरी सब में होता है ये, ठीक है। नील जिह्वा रोग जो है वायरस की वजह से होता है, और किस में होता है, भेड़ में होता है मेनली। इसके अलावा बकरी भैंस और गाय में भी हो जाता है, लेकिन आपको एक चुनना हो तो भेड़ चुनेंगे। पौंखनी जो रोग है ये वायरस की वजह से होता है, और गाय भैंस भेड़ सुअर में होता है। गलघोंटू रोग वायरस की वजह से होता है, गाय और भैंस में होता है। गिल्टी रोग जीवाणु की वजह से होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा में होता है। लंगड़ा बुखार जो है जीवाणु की वजह से होता है, गाय और भैंस में होता है। थनैला रोग जो है जीवाणु की वजह से होता है, सभी पालतू पशुओं का थन इससे प्रभावित होता है, ठीक है। हाँ, निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया जीवाणु की वजह से होता है, और गाय भैंस बकरी भेड़ सभी में होता है। चेचक वायरस की वजह से होता है, गाय भैंस बकरी भेड़ में होता है। क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु में होता है, जीवाणु की वजह से, और सभी में होता है, गाय भैंस बकरी भेड़ में होता है। मिल्क फीचर रोग जो है ये सीए की वजह से होता है, सीए आप लोग कमेंट कर बताओ सीए का वैज्ञानिक नाम इसको क्या बोलते हैं, और गाय में होता है। जॉन रोग जो है जीवाणु की कमी, मतलब जीवाणु की वजह से होता है, और गाय भैंस बकरी भेड़वा सुअर में होता है। एस्प्रेलेग्रिया रोग जो है ये कवक की वजह से होता है, ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है किसकी वजह से होते हैं ये, तो कवक की वजह से होता है, किस में होता है, मछली में होता है, ध्यान रखना। गिलरॉट रोग जो है कवक की वजह से होता है, किस में होगा, मछली में होगा। पंख व पूंछ सड़न रोग ये होता है जीवाणु की वजह से, किस में होगा, मछली में होगा, ठीक है। आगे देखिए अफारा रोग जो है ये दूषित आहार की वजह से होता है, किस में होता है, जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनका मुंह हमेशा चलता रहता है, वो खाते रहते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये तीनों जुगाली करते हैं। आप इनको देखना, आप इनका मुंह कभी भी देखेंगे तो शांत नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चबाते हुए मिलेंगे, ये इसी को कहते हैं जुगाली करना। और संक्रमण गर्भपात रोग जो है जीवाणु की वजह से होता है, गाय भैंस बकरी और सुअर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखोगे तो देखिए मुर्गियों में होने वाले रोग हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। खासकर इतना भाग तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, कम से कम इतना, ठीक है। आ क्यों नहीं रहा ये भाई,
चलिए अब आएगा, इतना हिस्सा कम से कम आपको पता होना चाहिए। खासकर ये जो रानीखेत रोग है, ये तो पेपर में इतनी बार आया है कि रानीखेत रोग किस में होता है। तो देखो रानीखेत रोग, ये जितने भी रोग हैं ना, ये सब मुर्गियों में है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये सब मुर्गियों में होने वाले रोग हैं। रानीखेत जो है वायरस की वजह से होता है, मुर्गी में होगा। इसका जो है टीका भी दिया हुआ है, लेकिन टीका आपके काम का नहीं है। फाउल कालरा मुर्गी में होगा जीवाणु की वजह से। फाउल पॉक्स मुर्गी में होगा वायरस की वजह से। पुलोरम रोग मुर्गी में होगा जीवाणु की वजह से, सफ़ेद रंग के दस्त हो जाते हैं इसमें बेसिकली। संक्रामक कोराइजा मुर्गियों में होगा जीवाणु की वजह से, लाल रंग का जो है स्त्राव होता है नाक से मुर्गी के। कॉक्सीरेडियोसिस रेडोसिस ये होगा मुर्गी में, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, खूनी दस्त हो जाते हैं। और बर्ड फ्लू, ये तो आपने सबने सुना होगा। बर्ड फ्लू जो है वायरस की वजह से होता है और एक महामारी का रूप ले लेता है। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका तरीका यही है कि जिस जीव को बर्ड फ्लू हो जाए, ठीक है, उसको नष्ट कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, यही एक उपाय है, वरना वो औरों में भी फैल जाएगा। तो ये है मुर्गियों में कुछ होने वाले रोग, याद रखना। ये सब पेपर में पूछे जा चुके हैं, खासकर रानीखेत तो कई बार आया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसमें देख लें, विश्व की स्थानांतरित कृषि। मैंने जब इसकी डिवाइस सीरीज में जब हमने इसका पहला लेक्चर लिया था खेती वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, पूरी दुनिया में ही होती हैं। स्थानांतरित कृषि बेसिकली होती क्या है, तो मैंने ये भी आपको बताया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक किसान जंगल के किसी हिस्से को काट करके साफ़ करता है, यहाँ पे बेसिकली आग लगा देता है, और आग लगाने के बाद जो राख बचती है उस राख को यहाँ फैला देता है, और बाद में इसी भूमि पर वो क्या करता है, फसल बो देता है। ठीक है, जो मूलतः चावल की होती है, इस फसल को बो दिया जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, एक फसल होती है, 2 से 4 साल तक वो यहाँ फसल करता है, क्योंकि तभी तक इस ज़मीन का उपजाऊपन बना रहेगा। क्योंकि इस प्रकार की खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशकों इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती है। 2 से 4 साल में इस ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाएगा, और किसान क्या करेगा, इस ज़मीन को छोड़ करके जंगल के किसी और हिस्से में जा करके वहाँ साफ़ करेगा और वहाँ खेती करना शुरू करेगा, इस जगह को छोड़ देगा। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि, और ये जंगल में ही पॉसिबल है, बाकी शहरी इलाकों में ये संभव नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी संभव नहीं है, क्योंकि ज़मीन का जहाँ पर चकबंदी हो चुकी है वहाँ पर आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो ये जंगलों में होती है और पूरी दुनिया में ही होती है, बेसिकली इसको आदिवासी लोग करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में नाम है, पेपर में पूछे जाते हैं। देखो रे नाम की जो स्थानांतरित कृषि है ये कहाँ होती है, वियतनाम और लाओस में। मसोले नाम की जो स्थानांतरित कृषि है ये होती है कांगो में। लोगन नाम की जो स्थानांतरित कृषि है ये होती है पश्चिम अफ्रीका में। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मिल्पा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, मिल्पा होती है मैक्सिको में। कोनुको नाम की जो कृषि है ये होती है वेनेजुएला में। चेतेमिनी नाम की खेती होती है युगांडा और जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थानांतरित कृषि है। तुंग्या फार्मिंग बहुत ही फेमस है भाई, तुंग्या फार्मिंग म्यांमार में होती है, बर्मा में होती है तुंग्या। हुमा जो है ये होती है जावा और इंडोनेशिया में। लदांग जो है ये होती है इंडोनेशिया में, ठीक है। टेबी जो है ये होती है मालागासी में। फैंग जो है ये होती है भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देशों में। कोनूल और कोमिले होती है मैक्सिको में। ईचालिन नाम की खेती होती है ग्वाडेलूप में। रोका नाम की खेती होती है ब्राज़ील में। सब स्थानांतरित कृषि हैं ये। कैंगिन नाम की खेती होती है फिलीपींस में। चेना नाम की खेती होती है श्रीलंका में। चमराई नाम की खेती होती है थाईलैंड में। अब भारत में भी ये भिन्न भिन्न स्थानों पे होती है। देखो भारत में तो नॉर्मल इसको झूम कह देते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम इंडिया में देखेंगे। इंडिया में झूम नामक कृषि होती है उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में होती है बेसिकली, नागालैंड के एरिया में मूल रूप से ये होती है। दीपा नाम की जो कृषि है ये होती है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, ध्यान रखना। वालरे या वाल्टेरे जो होती है ये होती है राजस्थान में। ये भी स्थानांतरित कृषि है। कुमारी नाम की कृषि होती है केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में। खिल नामक स्थानांतरित कृषि होती है हिमालयन बेल्ट में, जहाँ पे जंगल है। वीवर और डहियार नामक स्थानांतरित कृषि होती है बुंदेलखंड में। जारा और एरका नामक स्थानांतरित कृषि होती है दक्षिण भारतीय राज्यों में। पोडू या पेंडा नामक स्थानांतरित कृषि होती है आंध्र प्रदेश में। सब एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जब हम लगाएंगे तो आपको दिखेंगे। पामादाबी या कोमन या ब्रिंगा या धाबी नाम की कृषि होती है ओडिशा में। कुरवा नाम की कृषि होती है झारखंड में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे विश्व में कृषि के प्रकार। बेसिकली ये खूब पेपर में पूछा जाता है, आप लोगों को इनमें से ज़्यादातर पता भी होंगे।
और पेपर में खूब भर भर के आता है ये टॉपिक। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है कृषि का प्रकार और दूसरा वो किससे संबंधित है। खूब पेपर में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर में, एग्जाम में खूब ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। एक आध सवाल आता ही है यहाँ से। विटीकल्चर क्या होती है भैया? विटीकल्चर होती है अंगूर की खेती। पीसीकल्चर क्या होती है? मछली की खेती। सेरीकल्चर क्या होती है? रेशम की खेती, रेशम कीट का उत्पादन बेसिकली। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फलों का उत्पादन। ठीक है। ओलेविकल्चर क्या होती है? जैतून की कृषि। ठीक है। आगे है और भी रीकल्चर, ये क्या होता है? ये होता है विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। ओलिविकल्चर क्या होता है? जैतून की कृषि। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर क्या है? वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया, सिल्वीकल्चर। ठीक है। वेजिकल्चर क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि, वेजिकल्चर। ठीक है। हाँ, आगे देखिए। आगे है नेमरीकल्चर। नेमरीकल्चर क्या है? आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल आदि इकट्ठा किया जाता है। ओलेरीकल्चर क्या है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। मैरीकल्चर क्या है? बेसिकली मैरीकल्चर है समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया, झींगा वगैरह। हॉर्टिकल्चर क्या है? घोड़ों तथा खच्चरों का पालन। यहाँ से पेपर में ये खूब मिलते हैं आपको। ठीक है। पिसीकल्चर, विटीकल्चर सही मिलाने को आ जाता है कि बताइए किसका संबंध किससे है, या इस तरीके से आ जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वर्मीकल्चर है केंचुआ पालन। मोरीकल्चर है शहतूत की कृषि। एरोपोनिक है पौधों को हवा में उगाना, ये जो विधि है पौधों को हवा में उगाने की, ये कहलाती है एरोपोनिक। और फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है साथियों फलों का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। अब हम देखेंगे कृषि से जुड़ी हुई प्रमुख क्रांतियां। विश्वास मानिए ये सवाल आपको पेपर में यार मिलते ही मिलते हैं, बिलीव करिए। ये वो टॉपिक है जो पेपर में आपको नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ठीक है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे ना, कि मैं पूरा जियोग्राफी पढ़ लूँ, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे, उतना कॉस्ट इफेक्टिव वो नहीं होगा। मेरी बात मानिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा बार पढ़िए। देखिए, सफलता का सीधा फंडा ये है कि आपको कम चीज़ें ज़्यादा बार पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ें कम बार नहीं पढ़नी है। आपको एक किताब का अध्ययन 100 बार करना है, ना कि 100 किताबों का अध्ययन एक बार। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको कम सोर्स जो है पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा बार पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की मोटी मोटी किताबें ले आए, जीसी लियोंग ले आए, है ना, माजिद हुसैन ले आए, एक भी बार पढ़ा ही नहीं माजिद हुसैन को, जीसी लियोंग को, क्या फ़ायदा उनको लाने का फिर। तो इससे तो बढ़िया ये है अपना एनसीईआरटी ही पढ़ लो यार, एससीएस की वीडियोस को फॉलो कर लो और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स बार देख लो। बात समझ रहे हो ना? तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बार पढ़ो, मतलब ज़्यादा बार, मतलब ज़्यादा चीज़ों पे समय वेस्ट मत करो, कम चीज़ें पढ़ो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ो। चलिए, और आप देख लेना पेपर में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न क्रांतियाँ तथा उनसे संबंधित फसल। देखो, ये पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे है? मछली उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए है। इंद्रधनुष सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, बेसिकली अंगूर से। इंद्रधनुष क्रांति खेती से जुड़ी हुई जितनी क्रांतियां हैं उन सबको जो है एक साथ आगे लेकर चलना। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। हरित क्रांति कृषि उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से पेपर में मिलेंगे। कुछ जो है कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं वैश्विक स्तर के, जो पेपर में खूब आते हैं भर भर के। चलो इसको भी पढ़ डालते हैं। FAO कई बार एग्जाम में आया है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर है? रोम में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये कहाँ पर है? अबादान नाइजीरिया में है। ये
सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कई बार पेपर में सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं, या तो सिंगल सिंगल पूछ लेता है वरना सही मिलाने को आ जाता है। तो यहाँ से पेपर में आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, विश्वास मानिए। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। हाँ ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, एक और चीज़ देख लेते हैं। धान का मूल स्थान है इंडो चाइना। जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय। तापमान चाहिए 20 से 27। वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर। और किस मिट्टी में होता है? चिकनी व जलोढ़ में। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। 21 से 27 सेंटीमीटर का टेम्परेचर, 60 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा, और मिट्टी चाहिए इसके लिए दोमट। ज्वार भारत की फसल है, उष्णकटिबंधीय मौसम में होती है। 27 से 32 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 30 से 100 सेंटीमीटर बरसात हो, और मिट्टी चाहिए दोमट। बाजरा अफ्रीका की फसल है, उष्णकटिबंधीय मौसम में होती है, 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 37 से 75 सेंटीमीटर बरसात हो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, और बलुई मिट्टी में होगी। गेहूं मध्य एशिया की फसल है, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हमारी यूपी में ये खूब होती है क्योंकि हमारी यूपी की जलवायु समशीतोष्ण है। 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हो, 50 से 75 सेंटीमीटर की बरसात हो, और दोमट मिट्टी हो, इसके लिए काम चल जाएगा। जौ चाइना की फसल है, मूल स्थान चाइना है, समशीतोष्ण जलवायु में होगा। 15 से 21 सेंटीमीटर मतलब 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 7 सेंटीमीटर वर्षा तथा बलुई मिट्टी में ये होगा। ये भी पेपर में सारे के सारे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार इनको भी देख लो, ये कौन सा रोग है, बस इनको देखना भर है। ब्लास्ट रोग जो है चावल में होगा, रतुआ रोग गेहूं में होगा, रेड रॉट बहुत फेमस है, गन्ने में होती है, उकटा रोग चने में होता है, और स्टेम रैट यानी तना विगलन अरहर में होता है। पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसको और देख लेते हैं। देखो, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलोर में। ये सब पेपर में मिलने वाली चीज़ें हैं यार, इनको अच्छे से पढ़ लो। आप मेरा धन्यवाद करोगे जब आप पेपर देने जाओगे, तो देख लेना। रबर बोर्ड कोट्टायम में है, केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। सॉरी, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये पुणे में है। राष्ट्रीय मांस तथा कुक्कुट प्रसंस्करण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है ये कोलकाता में है। यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे, फल और सब्जियों में रंग तथा कड़ुएपन का कारण। यहाँ से भी आपको पेपर में जो है आयोग सवाल पूछता ही पूछता है। चलिए जल्दी से कवर करते हैं। आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन की वजह से होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकोजेंथीन की वजह से। मिर्च का तीखापन कैप्सिन की वजह से। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकर बीटासिन की वजह से होती है, ध्यान रखना। करेले का कड़वापन होता है, ये होता है मोर्मोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक या ट्राई टारपाइन की वजह से। आलू में हरा रंग हो जाता है सेलेनिन की वजह से, सोलेनिन। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेनथिन की वजह से। अरबी का जो कसैलापन होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। बेल का कड़वापन होता है मर्मोलोथसिन की वजह से। पीपर में कड़वाहट होती है ओलिमोरेसिन की वजह से। मूली का तीखापन होता है आइसोसाइनेट की वजह से। लहसुन की जो विशेष गंध होती है वो होती है एलाइसिन की वजह से। पीपर में गंध का कारण होता है ओलियोरेसिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से, ध्यान रखना, टमाटर का लाल रंग। प्याज में लाल रंग जो गुलाबीपन होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन की वजह से होता है। ये सब एग्जाम में कई बार आ चुके हैं भाई, आयोग खूब पूछता है, इनको ध्यान रखना। आगे देखो, तिलहन का पीला रंग होता है ये क्या लिखा है, कैरिटोनाइज्ड की वजह से। शलजम में चरपराहट होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। कभी कभार देखिए खीरा हम लोग खाते हैं तो वो जो है कड़वा निकल जाता है, उसका भी रीज़न पेपर में पूछ लेता है। खीरे के जो कड़वाहट होता है वो होता है कुकर बीटासिन की वजह से। सूरजमुखी के तेल में जो कसैलापन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और चने की पत्ती में खटास होती है ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये हुई हमारी खेती की या कृषि से जुड़ी हुई डे 1 की सीरीज पूरी, ठीक है। इसमें हमने खेती से जुड़े हुए डे 1 में सारे के सारे फैक्ट देख लिए हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। फिर भी अगर
एक आध दो पॉइंट इसमें रह गया होगा तो मैं वो बाद में एक्स्ट्रा में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो डे वाई सीरीज में ये डे 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें हमने खेती से जुड़े हुए लेटेस्ट डेटा एग्रीकल्चर का, खेती के प्रकार और खेती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पढ़ा। और इतने से अगर खेती की हम बात करेंगे तो आपको खेती से इतने ही सवाल मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। इनको आपको बहुत बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, इनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और रही बात लेटेस्ट डेटा की, तो देखिए अगर एग्ज़ाम तक लेटेस्ट डेटा अप्रैल मई की तरफ फिर आ गया तो मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। बाकी जो फैक्ट है, जो स्टैटिक है, वो आपका वही रहेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। डे वाई सीरीज़ को थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब व्यूज़ इतने कम आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। अपने यार दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए जो तैयारी करना चाहते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।